बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि फ़ाइल्स एक्चुअल में क्या होती हैं और हमने फ़ाइल्स की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था, जो कि यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू और स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से थी। ठीक है जी। अब हम उन फाइल से आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ डेटाबेसेस। तो डेटाबेसेस एक्चुअली में है क्या? हमने जो फाइल्स पढ़ी थी डिफरेंट टाइप्स की, हम कहते हैं कि अगर हम रिलेटेड फाइल्स को कलेक्ट कर लें, रिलेटेड फाइल्स को लॉजिकली कलेक्शन क्रिएट कर लें, तो दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेसेस। यानी कि हमने लास्ट लेक्चर में अपने एग्जांपल ली थी स्टूडेंट के एडमिशन की या स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा की। तो हमने आपका एक जो डाटा है वो एक फ़ाइल आप लोगों से ली जब आप लोग एडमिशन के टाइम पे आए। ठीक है, हम लोगों ने आपकी एक फ़ाइल क्रिएट की, तो दैट इज़ कॉल्ड एडमिशन फ़ाइल। फिर हमने आप ही स्टूडेंट्स के उसी फाइल से रिलेटेड एक और फाइल बनाई कि लाइब्रेरी से किन स्टूडेंट्स ने बुक्स इश्यूज़ करवाई हैं। उसमें आपका रोल नंबर इंक्लूड हो गया, आपका नेम इंक्लूड हो गया, इशू डेट हो गई, बुक का नेम हो गया। ठीक है, फिर हमने एक तीसरी बुक जो है वो करवाई कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके 80% से अबव मार्क्स हैं उनको स्कॉलरशिप फ़ाइल बनाई। ठीक है, तो ये सारी फाइल्स क्या थी? ये रिलेटेड थी। रिलेटेड फाइल्स हैं, लॉजिकली रिलेटेड है, यानी कि ये एक दूसरे के साथ लॉजिकली लिंक्ड हैं, यानी कि इनका एक दूसरे के साथ कुछ लॉजिक्स बन रही हैं। यानी कि स्टूडेंट्स जिनको मिली है लाइब्रेरी बुक इशू की गई है, वो कौन है? वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया है। ठीक है, तो ये सारी फाइल्स को एक जगह पे जब हम कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्शन क्रिएट कर लिया है, तो दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस। रीड आउट करते हैं। A database is a collection of logically related data sets और files। logically related जो data sets और files हैं उनकी collection हमको क्या कहते हैं? database कहते हैं। Normally these files और databases these files और data sets are of different nature used for specific purpose। अमूमी तौर पर ये होता है कि क्या कहते हैं हम लोग कि डाटा फाइल्स जो हैं वो हो सकता है कि अलग तरह की नेचर में अलग तरह की हों। एक जो है वो स्कॉलरशिप की फ़ाइल है, दूसरी जो है वो हमारे पास एडमिशन की फ़ाइल है, उसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है इन सेंस कि वो उसकी नेचर अलग है, लेकिन क्या है स्पेसिफिक मैनर्स में यूज़ हो रही हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ की जा रही हैं। लाइब्रेरी फ़ाइल हम किस काम के लिए यूज़ करेंगे? उसमें हम लाइब्रेरी के जो हैं बुक इश्यूज़ और उससे रिलेटेड काम करेंगे। ठीक है, और स्कॉलरशिप वाले में हम उसके हिसाब से काम करेंगे। तो क्या है, डाटा की नेचर अलग अलग है। स्कॉलरशिप फ़ाइल स्कॉलरशिप के लिए है, लाइब्रेरी फ़ाइल लाइब्रेरी के कामों के लिए है, लेकिन स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ हो रही हैं। ठीक है, दीज मे बी ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस वेज टू मीट वेरियस प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और यूज़। ठीक है, आप इनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती हैं, मुख्तलिफ़ वेज़ में ये ऑर्गेनाइज की जाती हैं। किस लिए की जाती हैं? ताकि ये रिट्रीवल रिक्वायरमेंट्स को और प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। रिट्रीवल रिक्वायरमेंट्स या प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स में वही आ गया कि हमने जी देखना है कितने स्टूडेंट्स हैं हम फर्स्ट ईयर में जिनको स्कॉलरशिप मिली है, तो हमने क्या किया, डाटा रिट्रीव किया कहाँ से? स्कॉलरशिप फ़ाइल से। ठीक है जी, तो डेटाबेस क्या है? रिलेटेड कलेक्शन है किसका? फाइल्स और डाटा सेट्स का। यहाँ पे जो हमारे पास बुक में एग्जांपल है वो है बैंक की। अब हमारे पास एक बैंक है, बैंक की एग्जांपल हम लेते हैं, तो इसमें एक क्लाइंट आप जाते हैं तो आपके डिफरेंट अकाउंट बन सकते हैं, यानी कि आपका सेविंग अकाउंट बन सकता है, आपका ऑटोमोबाइल लोन का अकाउंट बनेगा, फ़ाइल बनेगी, पर्सनल लोन की फ़ाइल बनेगी, क्लाइंट बायोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, और वैसे आपकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका CNIC और इस तरह की सारी जनरल इन्फॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, तो वैसे क्या होगी, एक बायोग्राफिक इन्फॉर्मेशन तो लेंगे। अब आप जाते हैं सेविंग अकाउंट खुलवाने, आप सेविंग अकाउंट खुलवाएं, 3 महीने बाद जाते हैं कि आपने गाड़ी के लिए लोन लेना है, तो आप ऑटोमोबाइल का लोन का फ़ाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो ये क्या है, क्लाइंट की रिलेटेड फाइल्स हैं। तो ये मिल के क्या बना रही हैं? एक डाटा सेट बना रही हैं, या डाटा बेस बना रही हैं। ठीक है जी, यहाँ इसको फर्दर डिस्कस किया हुआ है। कहता है कि द बैंक्स क्लाइंट डाटाबेस वुड इंक्लूड रिकॉर्ड्स फ्रॉम ईच ऑफ दीज फाइल्स। वो कहता है कि जो बैंक के क्लाइंट्स हैं उनका जो डाटा है या रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड से हमारी मुराद क्या है? उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका ईमेल, उसका CNIC है, उसने कितनी डिपॉजिट करवाया, किस डेट को करवाया, कितने बजे करवाया, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, इन फाइल्स में स्टोर की जाती है। Using a series of programs, data for any client may be added, retrieved or updated depending upon the activity at a particular time।
वो कहता है कि हम डिफरेंट प्रोग्राम यूज़ करते हैं, जैसे ये बैंक की एग्जांपल है, तो बैंक जो है वो डिफरेंट उसके पास सॉफ्टवेयर होगा या प्रोग्राम होगा जिसके थ्रू जो है वो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को या तो रिट्रीव करता है, हासिल करता है, गेट करता है, या ऐड करता है, या अपडेट करता है उस टाइम के अकॉर्डिंग, जिस टाइम पे आपकी जो भी रिक्वायरमेंट गई है। फॉर एग्जांपल आप बैंक गए हैं, तो आज आप बैंक गए हैं, आपने कहा है कि जी मेरा जो एड्रेस है वो जो है इसमें चेंज कर दें, तो अपडेट हो गई। कल आप गए हैं तो आप कहते हैं जी मेरी अमाउंट जो है वो इतने पैसे जो है वो ऐड कर दें, तो ये एडिड हो गया, आपके अकाउंट में चेंजिंग आ गई। ठीक है, तो डिफरेंट पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट वो कहता है इट इज़ अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम हुज ओवरऑल पर्पस इज़ टू मेंटेन इन्फॉर्मेशन एंड टू मेक दैट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एट एनी टाइम। तो ये जो लाइन है, दिस इज़ रिलेटेड टू डाटा बेसिस। वो कहता है डाटा बेसिस एक्चुअली में है क्या। वो कहता है ये कंप्यूटराइज सिस्टम है, यानी कि डेटाबेस सारी रिलेट करती है कंप्यूटर के साथ। ये एक कंप्यूटराइज सिस्टम है जिसका मेन ओवरऑल पर्पस, बुनियादी मकसद जो उसका है ना, वो सिर्फ इतना है कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करेगा। जितना भी आप उसको डाटा दे जाएंगे वो उसको स्टोर करेगा, मेंटेन रखेगा अपने पास। टू मेक दैट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एट एनी टाइम, ताकि वो इन्फॉर्मेशन जब भी कभी आपको चाहिए हो वो आपको दे दे। ये वही बैंक वाली एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि अगर आपने 2015 में अकाउंट खुलवाया, तो अगर आज 2020 है, तो 2020 में भी आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आप अगर जाके उनसे पूछें कि 2019 में मैंने फ़लाँ महीने में कितनी अमाउंट निकलवाई, या मेरे कितने तब था, क्या रिकॉर्ड था मेरा, तो वो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, यानी उसने आपका इन्फॉर्मेशन जो है वो मेनटेन की हुई है। बिल्कुल इसी तरह हम कॉलेज की या किसी एजुकेशनल इदारे की एग्जांपल अगर लें, तो हम कहते हैं कि जी हमारे पास 2019 में ये स्टूडेंट्स आए थे, वो यहाँ से बिलोंग करते थे। 5-6 साल बाद जब हमसे दोबारा पूछा जाएगा कि आपका पहले साल में कितने स्टूडेंट्स आए थे, या उनका क्या, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, क्या उनकी परसेंटेज रही है, क्या रिकॉर्ड रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, डाटाबेस में वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंटेन होगी, और हम उसको किसी भी टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, अ डेटाबेस सिस्टम इज़ जस्ट अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। कहता है कि डेटाबेस हमारे पास क्या है, एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। जिस तरह हमारे पास ड्रॉज होते हैं, या हमने वहाँ पे क्या चीज़ें रखी हुई हैं, स्टोर की हुई हैं, हम थोड़ी देर से बाद निकालेंगे तो वो वहीं मौजूद होंगी। डेटाबेस क्या है, कंप्यूटर सिस्टम कीपिंग, कंप्यूटराइज्ड कीपिंग सिस्टम है। ठीक है जी, यानी कि वो कंप्यूटर में हमारी चीज़ों को है वो रिकॉर्ड को हमेशा के लिए सेव कर लेता है। A database itself can be regarded as a kind of electronic file cabinet, a warehouse or a repository for a collection of computerized data files। वो बिल्कुल वही बात कर रहा है जी कि database जो है एक तरह से आपकी एक फ़ाइल कैबिनेट बनी हुई है, एक दराज बना हुआ है आपका, या एक वेयर हाउस है, या एक रिपोजिटरी है, ठीक है, जहाँ पे आपकी कलेक्शंस जो हैं वो सेव होती हैं फाइल्स की। द यूज़र ऑफ द डाटाबेस नॉर्मली हैज़ द फॉलोइंग फैसिलिटीज़ टू इन्जॉय। वो कहता है कि अगर आपका आप डाटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो आप क्या क्या काम उससे ले सकते हैं। तो आप क्या क्या काम ले सकते हैं जी, आप ऐड कर सकते हैं न्यू ब्लैंक फाइल्स टू द डाटाबेस। आप डाटाबेस में बिल्कुल कोई न्यू, बिल्कुल एक खाली फाइल ऐड कर सकते हैं। इंसर्टिंग न्यू डाटा इनटू द एग्जिस्टिंग फाइल, यानी कि आपकी एग्जिस्ट फाइल है, पहले से मौजूद फाइल है, आप उसके अंदर डाटा जो है वो इंसर्ट करवा सकते हैं। रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल्स, आप जो डाटा पड़ा हुआ है उसको दोबारा से देख सकते हैं। अपडेटिंग डाटा इन एग्जिस्टिंग फाइल, यानी कि जो फाइल पड़ी हुई है उसमें अपडेशन कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट करने का मतलब होता है आपने कुछ नई चीज़ ऐड किया। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 स्टूडेंट थे, अब 6वां स्टूडेंट गया है, तो आपने उसके अंदर इंसर्ट किया है। अपडेट का मतलब होता है न्यू करना, मतलब उसमें चेंजिंग करना। ठीक है, अब चौथे स्टूडेंट का या तीसरे स्टूडेंट का जो है वो एड्रेस चेंज हुआ है, तो आप इसको क्या कहेंगे, अपडेट करना कहेंगे। डिलीटिंग डाटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल्स, अगर आपको कोई फाइल डिलीट करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। रिमूविंग एग्जिस्टिंग फाइल्स एम्प्टी और अदरवाइज फ्रॉम द डाटाबेस। वो कहता है कि आप जो है वो रिमूव कर सकते हैं जो आपकी पहले वाली फाइल्स पड़ी हुई हैं उनको भी, और एम्प्टी फाइल्स को भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये वाले वो काम है जो डाटाबेस आपको परफॉर्म करने के लिए देता है। तो ओवरऑल आपको क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है डाटाबेस की, कि डाटाबेस हमारे पास एक कंप्यूटराइज सिस्टम है। कंप्यूटर हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ऐसे सिस्टम की जिसके अंदर आप रिलेटेड डाटा को जो है वो सेव करवाते हो, जब चाहो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, तो कहता है ये डाटाबेस सिस्टम है। ठीक है जी, यहाँ आपको एक तरफ जी डाटाबेस नज़र आ रहा है जिसको आप कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम। फिर ये क्या है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स। आपके पास बहुत ज़्यादा सारी फाइल्स बनी है, वो मिलके क्या बन गया, डाटाबेस बन गया। और ऑनलाइन यूज़र, यानी कि
जो ऑनलाइन इसको यूज़ कर रहा है, जो इसके साथ कनेक्ट है, जो यूज़र है जो इसको इस्तेमाल कर रहा है, वो जब चाहे जौन सी भी फाइल चाहे वो इसको ओपन कर सकता है और इसको यूज़ कर सकता है। ठीक है जी, यहाँ उन्होंने इलाबोरेट किया हुआ है। द फिगर शोन अबव इज़ इंटेंडेड टू इलस्ट्रेट द पॉइंट दैट डाटा बेस सिस्टम इन्वॉल्व्स 4 मेजर कंपोनेंट। ऊपर दी गई डायग्राम जो है वो हमें ये बताती है कि एक डाटा बेस सिस्टम के अंदर 4 कंपोनेंट्स का होना ज़रूरी है। ठीक है जी, अगर आपसे कोई पूछे डाटाबेस के कितने कंपोनेंट्स हैं, so you can say there are 4 components of database. The first one is data, then hardware and software and personals. डाटा में हमारे पास वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो आपके डाटाबेस में स्टोर है। ठीक है जी, स्टूडेंट की, टीचर की, बैंक की, किसी भी हॉस्पिटल की, पेशेंट की, डॉक्टर की, किसी भी इदारे का डाटाबेस है तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या कहेंगे जी, उस डाटाबेस का ये डाटा है। हार्डवेयर में हम कहते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स। हार्डवेयर की डेफिनेशन आपको पता है कि फिजिकल कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं जिसमें हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज आ जाती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, डिवाइस कंट्रोलर, इनपुट आउटपुट चैनल्स मतलब ये जो आपकी मीडियाज थे, वायर्स, फाइबर ऑप्टिक्स और ये सारा कुछ। ठीक है, प्रोसेसर्स आ गए, मेन मेमोरी आ गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाएंगी, फिजिकल कंपोनेंट्स कहलाएंगी। तो ऑब्वियसली कि जब हमारे पास डाटाबेस एक कंप्यूटराइज सिस्टम है तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो इंक्लूड होंगी, और अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आ गई है तो डाटा भी होगा। ठीक है, अब आपके पास हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, डाटा भी है, उसको यूज़ करने वाला नहीं है। ठीक है, सो दीज ऑल मेक सेंस। ठीक है, कि आपके पास एक कंप्यूटराइज सिस्टम है जिसके अंदर आप सारी इन्फॉर्मेशन अपनी फ्यूचर यूज़ के लिए या स्टोर करवा रहे हैं। सो अ डाटाबेस मस्ट हैव डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पर्सनल्स। सो सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या आ जाता है कि यूज़र के या सिस्टम से रिलेटेड सॉफ्टवेयर आते हैं, वो सॉफ्टवेयर जो यूज़र ने यूज़ करने हैं, वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम ने यूज़ करने हैं। ठीक है, हमारे पास 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, उसमें कोई किसी भी तरह के प्रोग्राम्स या यूटिलिटीज़ आ सकती हैं, पैकेजेस आ सकते हैं। ठीक है, जैसे वर्ड है, कोई भी जिस अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद एंड में आते हैं पर्सनल्स, लोग। पर्सनल कौन लोग, या प्रोग्रामर या एनालिसिस्ट, यानी कि प्रोग्रामर जिसने बनाया उसको, एंड यूज़र यानी कि आप, मैं जो यूज़ कर रहा है। ठीक है, और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो कि डाटाबेस को मैनेज करेगा, जो फाइल्स बनाएगा, फाइल्स को डिलीट करेगा, फाइल्स को क्रिएट करेगा, दैट इज़ कॉल्ड डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो पर्सनल में हमारे पास ये लोग इंक्लूड हो जाएंगे। सो ये 4 कंपोनेंट्स हमारे पास मिलके क्या बनाते हैं, डाटाबेस सिस्टम। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी डाटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स। कंप्यूटराइज सिस्टम बनाया, उसमें हम डाटा सेव करवा रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर हम ये इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है तो ये किसी ना किसी पर्पस के लिए होगी। ठीक है, इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा। सो हम डिस्कस करते हैं कि डाटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। कहते हैं देयर आर एटलीस्ट 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स फॉर यूजिंग द डाटाबेस ऑर्गेनाइजेशन। डाटाबेस को यूज़ करने के 3, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अगर डाटाबेस यूज़ करती है तो उसके 3 बेसिक या मेन ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, मकसद हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ डाटा इंटीग्रेशन। डाटा इंटीग्रेशन का मतलब है डाटा का कंबाइन होना, डाटा का लॉजिकल होना, रिलेटेबल होना। ठीक है, इसको रीड आउट करते हैं। इन अ डाटाबेस इंफॉर्मेशन इज कोऑर्डिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट फाइल्स एंड ऑपरेटेड ऑन अ सिंगल फाइल। ठीक है जी, वो कहता है कि डाटाबेस के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट फाइल्स में होगी, लेकिन वो ऑपरेट एक सिंगल फाइल पे आएगी। यानी कि मैं आपको कहती हूँ कि स्टूडेंट जिसको जो है जिसके 80% अबव मार्क्स हैं उसको स्कॉलरशिप देनी है। ठीक है, उसको स्कॉलरशिप फाइल में से लेकर आएँ, उसकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट फाइल से डाटा आएगा। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन वाली से भी आएगा और स्कॉलरशिप वाली फाइल से भी आएगा, लेकिन जब हमें डाटा शो होगा तो वो एक सिंगल फाइल में शो होगा। ये नहीं होगा कि जी फॉर एग्जांपल ये जी स्टूडेंट ए है तो इसका नाम और ये फ़ाइल अलग आ गई और इसके इतनी परसेंटेज है तो इसकी फ़ाइल अलग आएगी। नो, ठीक है, डाटा आपका डिफरेंट फाइल से आया है, लेकिन आपको एक सिंगल फाइल में शो होगा। ऑपरेट कैसे होगा, एक सिंगल फाइल में होगा, आपको सारी डिटेल एक फाइल में आएगी। ठीक है, लॉजिकली द इंफॉर्मेशन इज सेंट्रलाइज्ड, फिजिकली डाटा मे बी लोकेटेड ऑन डिफरेंट डिवाइसेस। इस लाइन का ये मतलब है कि इंफॉर्मेशन जो है वो सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज का मतलब किसी एक सेंटर्ड प्लेस पे पड़ी हुई है जहाँ से हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है, हर कोई इक्वल टाइम लगा के उसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन सेंट्रलाइज का मतलब क्या है, लॉजिकली। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जी फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं जी वो खानपुर में पड़ी हुई है,
या हम कह रहे हैं जी वो अमेरिका में पड़ी हुई है या रहीमिया खान में पड़ी हुई है, नहीं, लॉजिकली सेंट्रलाइज्ड का मतलब ये है कि वो डिफरेंट प्लेसेस पे हो सकती है लेकिन वो आपस में इंटरलिंक्ड है, वो कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू एक दूसरे के साथ इतनी ज़्यादा लिंक्ड है कि आप जो भी चीज़ सेंड करेंगे या जो भी चीज़ रिसीव करेंगे, रिट्रीव करेंगे, वो आपको बिल्कुल ऐसे आएगी जैसे दुनिया में बैठे किसी भी दूसरे फ़र्द को वो एक्सेस करना एक्सेसिबल है उसके लिए, ठीक है। फिजिकली डाटा में बी लोकेटेड ऑन डिफरेंट डिवाइसेस, वो कहता है कि हो सकता है कि फिजिकली डाटा डिफरेंट डिवाइसेस पे पड़ा हो लेकिन जब आप रिट्रीव करोगे तो आपको वो एक जगह पर ही शो होगा, लॉजिकली सेंट्रलाइज्ड होगा। बिल्कुल इसी तरह इसके एग्जांपल है जो हमने बात की थी HBL अकाउंट, HBL बैंक की हम लोगों ने बात की थी कि उसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं। रहीमिया खान में देखें 2 ब्रांचेज हैं, ठीक है, खानपुर में भी हो सकती है, सादिकाबाद में भी हो सकती है, आगे उसकी मेन ब्रांच भी हो सकती है। अब आप जब एक ब्रांच में जाते हैं तो अगर आप वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहें तो आप निकलवा सकते हैं क्योंकि आपका अकाउंट जो है HBL बैंक में मौजूद है, ठीक है। तो उनको आपको वहाँ आपने एक ब्रांच में, ब्रांच ए में आपने अकाउंट खुलवाया था लेकिन आप अब लाहौर गए हैं फॉर एग्जांपल, या खानपुर गए हैं, किसी और शहर में हैं, तो आप वहाँ भी बैठे अपनी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। कैसे? क्यों? क्योंकि डाटा डिफरेंट डिवाइसेस पे पड़ा हुआ है लेकिन लॉजिकली सेंटर्ड है, यानी कि आप जब चाहो जहाँ चाहो आप जब उसको एक्सेस करने लगोगे, हासिल करने लगोगे तो वो आपको वैसे ही मिलेगा जैसे अभी आपके कंप्यूटर में से आया है, ठीक है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल आप गूगल ले लें, ठीक है। आप गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं, कभी आपको पता चला कि वो किस मुल्क से आया डाटा, कहाँ पड़ा हुआ था, किसके पीसी से आया, किस सर्वर पे पड़ा हुआ था, इस सर्वर की लोकेशन क्या? नहीं। आप अपने घर में बैठ के जब एक कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं या कोई चीज़ गूगल पे सर्च करते हैं, आपको बिल्कुल जैसे वहाँ शो हो रहा है, आप किसी दूसरे शहर में जाएं, गूगल पे सर्चिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट शो होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डाटा जो है वो डिफरेंट लोकेशंस पे पड़ा हो सकता है लेकिन वो सेंट्रलाइज्ड होता है, यानी कि आपको एक ही तरह वो नज़र आता है कि एक ही जगह पे ये है, ठीक है जी। अब हम आगे कहते हैं डाटा इंटेग्रिटी। हमारे पास पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? डाटा इंटीग्रेशन, यानी कि डाटा को फिजिकली तो बेशक अलग अलग जगहों पे पड़ा हुआ हो लेकिन हमने उसको एक ही जगह, हमें वो एक ही जैसा नज़र आए या एक ही जगह पे नज़र आए, ठीक है, लॉजिकली वो हमें कभी भी कहीं भी एक्सेस हो जाए। दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्टिव है डाटा इंटेग्रिटी। डाटा इंटेग्रिटी क्या कहलाता है? वो कहता है कि इफ़ अ डाटा आइटम इज़ कंटेन्ड इन मोर देन वन फाइल देन ऑल फाइल्स मस्ट बी अपडेटेड इफ़ दैट आइटम इज़ चेंज्ड। इंटेग्रिटी का मतलब होता है करेक्टनेस ऑफ डाटा, ठीक है, यानी कि आपका डाटा दुरुस्त होना चाहिए। जिस तरह हमने बात की थी जी स्टूडेंट फाइल्स की, हमने बात की आपका एड्रेस जो है स्टूडेंट फाइल में चेंज हो गया लेकिन लाइब्रेरी वाली फ़ाइल में, या फ़ोन नंबर की बात कर लें, आपका स्टूडेंट वाली फ़ाइल में आपका जो है वो फ़ोन नंबर चेंज हो गया लेकिन आपने लाइब्रेरी वाली फ़ाइल में चेंज ही नहीं करवाया, ठीक है। तो ये क्या हुआ? आपके 2 नंबर्स हो गए, तो हमें कन्फ्यूजन होगी या सिस्टम को कन्फ्यूजन होगी कि कौन सा नंबर जो है वो यूज़ किया जाए, ठीक है। तो ये इंटेग्रिटी नहीं रही। इंटेग्रिटी का मतलब है करेक्टनेस ऑफ डाटा, यानी कि अगर एक फ़ाइल में कोई चीज़ चेंज हुई है तो डाटाबेस हमारे पास क्या करता है कि वो जहाँ जहाँ भी वो रिकॉर्ड यूज़ किया गया है उस हर जगह पे जो है ना आपका जो डाटा है वो चेंज कर देता है, ठीक है। अब आपके पास जी 10 फाइल्स हैं, 10 फाइल्स में आपका फ़ोन नंबर यूज़ हुआ है, आप सिर्फ एक फ़ाइल में फ़ोन नंबर चेंज करें, आपका सारी फाइल्स में जो है वो नंबर चेंज रहेगा। दैट इज़ कॉल्ड डाटा इंटेग्रिटी। इन अ डाटाबेस ओनली वन कॉपी ऑफ डाटा इज़ केप्ट, देयरफॉर द डाटा इज़ मोर कंसिस्टेंट, ठीक है। वो कहता है कि पूरे डाटाबेस में एक ही कॉपी रखी जाती है, इससे क्या होता है आपका डाटा कंसिस्टेंट रहता है, दुरुस्त रहता है, सही रहता है, ठीक है, बजाय इसके कि डुप्लीकेशन हो, एक जगह पे आपका एड्रेस कुछ और आ रहा है, दूसरी फाइल में कुछ और आ रहा है, तीसरी फाइल में कुछ और है। तो कहता है ऐसे नहीं होना चाहिए। डाटाबेस हमें ये सहूलत देता है, ये फैसिलिटी दे रहा है कि आप सिर्फ एक फ़ाइल में एक जगह पे जाके अपना एड्रेस चेंज करें, वो आपका पूरे डाटाबेस में जहाँ जहाँ भी डाटाबेस यूज़ हुआ होगा, सॉरी आपका एड्रेस यूज़ हुआ होगा वो वहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। तो दिस इज़ द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ डाटाबेस, दैट इज़ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी के फिर डिफरेंट रूल्स होते हैं, इस पर कुछ शराइत लगती हैं, जब आप डाटाबेस बनाते हैं कुछ शर्तें लगाई जाती हैं कि ये होगा ये होगा ये होगा तभी आपका डाटा इंटर हो सकता है, तो फिर उससे हमारी इंटेग्रिटी सेट हो जाती है। तीसरा हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव है डाटा इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब है कि डाटा जो है वो डिपेंडेंट हो, इंटरडिपेंड हो। कैसे? कन्वेंशनली इफ़ द फॉर्मेट ऑफ अ फाइल इज़ चेंज्ड देन ऑल ऑफ द प्रोग्राम हैव टू बी चेंज्ड,
ठीक है। पहले क्या होता था कि अगर आपका जो है वो फ़ाइल का फॉर्मेट चेंज हो गया, यानी कि पहले आपका फ़ाइल किसी और तरह सेंड हो रही थी, अब किसी और वे में उसका तरीक़ेकार कुछ और होगा, तो आपको सारा प्रोग्राम जिसके थ्रू आप उसको भेज रहे हो वो सारे का सारा चेंज करना पड़ता था। कहता है लेकिन जो डेटाबेस है ना, वो हमें इस चीज़ की फैसिलिटी देता है कि हमें ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अ डेटाबेस अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा टू बी चेंज्ड विदाउट द नीड ऑफ रीप्रोग्राम। ठीक है जी, यानी कि आप यूज़र एज ए यूज़र आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब जो जिनकी एप्लीकेशन है, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, अपने व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप का कभी कलर चेंज हो गया, कभी मैसेज किसी और फॉर्म में सेंड हो गया, पहले सिर्फ मैसेज सेंड हो रहा था, फिर ऑडियो सेंड होने लग गई, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, बैक एंड पे चेंजिंग हो रही है। वो लोग अपना फॉर्मेट चेंज करें, वो अपना सेंडिंग का रिसीविंग का तरीक़ेकार मुख्तलिफ करें, चेंज करें। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि उन्होंने आपको कहा हो कि जी आप चेंज कर लें अपना व्हाट्सएप? नहीं, आपका व्हाट्सएप तो वही चले जा रहे जो आपने एक दफ़ा इंस्टॉल किया है। अपडेशन आती है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, आपको प्रोग्राम री इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, रीप्रोग्राम नहीं करना पड़ता। ठीक है, समझ आइए आप लोगों को कि डाटा इंटरडिपेंडेंस क्या है, कि अगर बैकएंड पे या कंपनी या इदारा अपना फॉर्मेट चेंज करता है, अपनी कोई फ़ाइल में चेंजिंग करता है या कुछ भी तब्दीली करता है अपने प्रोग्राम में किसी भी तरह की, तो उसका असर आपकी एप्लीकेशन पे नहीं पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी, जिस तरह आप गूगल है, गूगल डेली बेस पे जो है ना कोई चेंजिंग करता है। कभी वो कलर चेंज कर रहा है, कभी वो कुछ चेंज कर रहा है, कभी वो कोई फ़ीचर ऐड कर रहा है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ठीक है। मदर्स डे है तो वो उसका आइकॉन लगा रहा है, या इस तरह का डिफरेंट चेंजेस करता है, या फाइल फॉर्मेट या ईमेल सेंड हो रही है, उसका तरीक़ेकार चेंज हो गया। लेकिन कभी आपका जो डाटा पड़ा हुआ है, या आपने जिस तरह गूगल पहले यूज़ करे थे, आप तो वैसे ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड इंटरडिपेंडेंसी, कि कंपनी या वो इदारा या वो ऑर्गेनाइजेशन जो भी चेंजिंग करती है उसका आपकी एप्लीकेशन पे जैसे आप यूज़ कर रहे हैं उस पर कोई असरअंदाज नहीं होता। दैट इज़ कॉल्ड डाटा इंटरडिपेंडेंस, यानी कि डाटा इंटरडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है जी, सो ये हमारे थे डाटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स, डाटा इंटीग्रेशन, डाटा इंटीग्रिटी और डाटा इंटरडिपेंडेंस। आज हमने जो डिस्कस किया है व्हाट इज़ डेटाबेस। डेटाबेस हमने कहा कि कंप्यूटराइज सिस्टम है जो आपकी रिलेटेड फाइल्स की कलेक्शन को अपने पास रखता है फॉर द फ्यूचर यूज़ और इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, ताकि आप उसको कभी भी कहीं भी किसी भी जगह एक्सेस कर सको। हमने कहा कि डेटाबेस में 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज़ डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पर्सनल्स। फिर हमने डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए, डाटा इंटीग्रेशन, डाटा इंटीग्रिटी एंड डाटा इंडिपेंडेंस। थैंक यू सो मच।